Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am your physics teacher Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Student FSC second year last chapter nuclear physics के हम लेक्चर स्टडी कर रहे थे, जिसके दरमियान बीच में एक गैप आ गया और उसी दौरान मैं BS फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड करता रहा हूँ। तो ये लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स के 2 से 3 लेक्चर रहते थे, तो वो जो रिमेनिंग 2-3 लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर आज डिलीवर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि रिलेटेड है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है, इससे पहले इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम हल्का सा न्यूक्लियर रिएक्शन पे दोबारा जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था। कि न्यूक्लियर रिएक्शन ये था कि अ प्रोसेस इन विच अ सर्टन चेंजेस टेक प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस व्हेन सम इंसिडेंट पार्टिकल इज़ अलाउड टू फॉल ऑन इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी अगर आपके पास एक टारगेट न्यूक्लियाई हो, एक टारगेट न्यूक्लियस हो, उस पर कोई इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करें, वेदर वो चार्ज पार्टिकल हो, वो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन हो, गैमा रे फोटॉन हो, या चार्ज पार्टिकल में से प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो या पॉजिट्रॉन हो। तो जब हम इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन में चेंज आती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो टारगेट न्यूक्लियाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है अदर न्यूक्लियस में, जिसको प्रोडक्ट न्यूक्लियस कहा जाता था। आप जानते हैं कि द पायनियर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन वाज लॉर्ड रदरफोर्ड। 1918 में रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फॉल किया तो नाइट्रोजन का टारगेट न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो गया ऑक्सीजन आइसोटोप में, और आउटपुट में हमें प्रोटॉन के तौर पे एक एमिटेड पार्टिकल मिला और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिली। अब रदरफोर्ड इस रिएक्शन का पायनियर था। यूँ आप कह सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द हिस्ट्री मेड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड। इसके बाद रदरफोर्ड बहुत सारे लाइटर न्यूक्लियाई एज ए टारगेट के तौर पे यूटिलाइज करता रहा और डिफरेंट इंसिडेंट पार्टिकल्स उन पे फॉल करता और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलती। लेकिन रदरफोर्ड की ख्वाहिश थी कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से आउटपुट के तौर पे वो हासिल करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिली, लेकिन उसने बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन किए हैं। प्रोटॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, गैमा रे फोटॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक वेराइटी है। तो रदरफोर्ड की अटैम्प्ट के बाद ओटो हांस स्ट्रेसमा, ये एक केमिस्ट था, केमिस्ट्री का बंदा था, वो अपने एक असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रेसमा के साथ दिसंबर 1938 में हाई एटॉमिक नंबर वाले हैवियर एलिमेंट को एज ए टारगेट मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज करता, टारगेट न्यूक्लियाई के तौर पे, और उस पे इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करता और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करना चाह रहा था। यानी इन दोनों ने, ओटोआ और स्ट्रेसमा, दिसंबर 1938 गालबन 15 to 17 दिसंबर 1938 में इन्होंने हैवी टारगेट न्यूक्लियाई के ऊपर इंसिडेंट पार्टिकल फॉल किए और रदरफोर्ड के रिएक्शन से जो एनर्जी मिली थी उससे थोड़ी बेहतर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन की। और हैवी टारगेट न्यूक्लियाई में इन्होंने चूज़ किया यूरानियम को, लेकिन फिर भी वो अपना अल्टीमेट टारगेट अचीव नहीं कर सके कि यूरानियम बहुत हैवियर एलिमेंट है, उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए जब यूरानियम की एक्सप्लोजन होती है। इतने में क्रिसमस डे 25 दिसंबर क्रिसमस डे के ऊपर इन दोनों के साथ एक और इनका असिस्टेंट था, लीजे माइदर, ये फिजिसिस्ट था। लीजे माइदर, ओटोआ और स्ट्रेसमा, इन तीनों ने यूरानियम के ऊपर लाइट एलिमेंट, जिन्हें आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन, गैमा रे फोटॉन या चार्ज पार्टिकल फॉल किए और उससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करने की कोशिश की। कुछ हद तक रदरफोर्ड की निस्बत रिज़ल्ट बेहतर आया, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं गेन कर सके जो इनकी ख्वाहिश थी। तो ये जो लीजे था क्रिसमस डे पे, ये अपने नेफ्यू से मुलाकात करता है जिसका नाम है फिशर। अब अंकल जो है अपने नेफ्यू फिशर से मुलाकात करता है और वो ये कह रहा है कि हमें
यूरानियम के ऊपर जब लाइट पार्टिकल फॉल करते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल एज ए प्रोजेक्टाइल, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही। अब वो नेफ्यू ये सजेशन देता है अपने अंकल को, लेजे को, कि अगर आप यूरानियम को इम्प्योर फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं एज ए टारगेट मटेरियल, तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी। आप यूरानियम की प्यूरिफिकेशन करें, यानी बेसिकली यूरानियम के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, उन तीनों आइसोटोप को सेपरेट करें। सेपरेट करने के बाद वक्तन फ़क्तन बारी बारी डिफरेंट आइसोटोप के ऊपर इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करें, तो फिर मेरे ख्याल में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस डिस्कस हो रहा है क्रिसमस डे पे स्केटिंग के वक्त, यानी वो स्केटिंग खेल जो होता है जिसमें बर्फ़ के ऊपर जो है ये वो एक व्हील वाली गाड़ी होती है, तो उसको रोल किया जाता है। तो ये चचा और भतीजा जो है आपस में एटम बम बनाने के मतलब ख्याल ज़ाहिर कर रहे हैं, और इम्प्योरिटी ऑफ यूरानियम के मतलब ख्याल किया जा रहा है कि यूरानियम को अगर प्योरीफाइड फॉर्म में उसके आइसोटोप को सेपरेट करके यूटिलाइज़ किया जाए तो माइट भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। तो ये लेजे ने आइडिया गेन किया और मैसेज कन्वे कर दिया जर्मनी में, जहाँ पर ओटो स्ट्रेस्मा फ्रिट्स ये दोनों मिलके काम कर रहे थे। तो जब ये मैसेज जर्मनी में कन्वे हुआ, यूरानियम जिसके 3 बेसिक आइसोटोप हैं, याद रख लो, यूरानियम 235, यूरानियम 238। अब नेचुरल यूरानियम जो है इसमें 2 आइसोटोप जो है 235.7% नेचुरली पाया जाता है, यानी इसकी नेचुरल एबंडेंस 0.7% है, और जो 238 है 99.3%, और जो तीसरा 234 है वो बहुत ही रेयर है। अब 238 जो है ये हाईली एक्सप्लोजिवेबल नहीं है, जबकि 235 एक्सप्लोजिवेबल है। तो हमने ये देखना है कि जो 235 आइसोटोप है इसकी नेचुरल परसेंटेज नेचर के अंदर बहुत कम है, इसकी एबंडेंस को, रिलेटिव एबंडेंस को कैसे इंक्रीज करना है। तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग relative abundance of uranium 235 by using centrifuge approach is called enrichment process of uranium। enrichment process of uranium यानी enrichment process ये है कि नेचुरल यूरानियम के अंदर U235 ये जो सेकेंड आइसोटोप है इसकी नेचुरल परसेंटेज को इंक्रीज करना, और वो मेथड यूज़ किया गया सेंट्रीफ्यूग मेथड। जिस तरह हम लोग 2 डिफरेंट सब्सटेंस, 2 डिफरेंट डेंसिटी वाले मासेस वाले सब्सटेंस को सेंट्रीफ्यूग देते हैं, तो लाइटर और हैवियर के ऊपर डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होती है। कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन के करीब होता है और कोई दूर होता है। जिस तरह आप लोग दही से मक्खन बनाते हो सेंट्रीफ्यूग मेथड के तहत, एक बड़ा कॉमन मेथड है। तो याद रख लो हैवियर एलिमेंट के आइसोटोप को सेपरेट आउट करने के लिए भी यही सेंट्रीफ्यूग अप्रोच यूज़ की जाती है। तो क्योंकि यूरानियम के प्रोटॉनों की तादाद 92 है और न्यूट्रॉन डेंसिटी तीनों आइसोटोप में डिफरेंट है, 234 में और है, 235 में उससे और है, और 238 में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन है। तो इस तरह इस अप्रोच को यूटिलाइज करके जब यूरानियम की एनरिचमेंट की गई और 235 को एज ए टारगेट न्यूक्लियाई के तौर पे यूटिलाइज किया गया इंसिडेंट पार्टिकल के सामने, तो फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। और पर फिशन यानी पर यूरानियम न्यूक्लियस, अगर एक यूरानियम न्यूक्लियस आप डिके करते हैं और वो हैवी न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और इसी तरह अगर 1 kg ऑफ यूरानियम 1 kg ऑफ यूरानियम इसको एक्सप्लोड किया जाए तो उसके अंदर जितने भी यूरानियम न्यूक्लियाई हैं अगर वो एक्सप्लोड होती हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी इक्वल होगी बर्निंग ऑफ 3000 टन ऑफ कोयल। यानी 3000 टन ऑफ कोयल को हीट अप करें कंबस्टन प्रोसेस में, तो उससे जो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी रिलीज़ होगी वो 1 kg यूरानियम की एनर्जी के इक्वल होगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो मैसेज कन्वे किया गया था जर्मनी में ओटो और स्ट्रेस्मा को, तो ओटो स्ट्रेस्मा ने जब यूरानियम की एनरिचमेंट प्रोसेस को अचीव किया और प्यूरीफाई करने के बाद 235 आइसोटोप को एक्सप्लोड किया तो उससे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक रेगुलर सीरीज ऑफ एटॉमिक बम। तो यहाँ से उन्होंने एटॉमिक बम बना लिया 1939 में। तो ये जो पायनियर रदरफोर्ड था जिसने लाइट न्यूक्लियाई से एनर्जी
अचीव करने के प्रोसेस को यूटिलाइज़ किया, वो करते करते एटम बम की सूरत में सामने आ गया। तो अब हम आते हैं कि ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या है। अ प्रोसेस इन विच heavy nuclei disintegrate into two intermediate nuclei with the emission of a large amount of energy is called nuclear fission reaction। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिके हो जाए into two intermediate nuclei with emission of large amount of energy is called nuclear fission reaction। तो इस रिएक्शन में जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप बोर्ड पे देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म A plus Z, Z star and then X plus Y plus B neutron। What is A? A is the incident particle which might be a charge particle। ये प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, या इसी तरह का कोई और चार्ज नेचर वाला पार्टिकल हो सकता है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल चॉइस ये है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये न्यूट्रल पार्टिकल हो, ये न्यूट्रॉन हो या गैमा रे फोटॉन हो, क्योंकि जब न्यूट्रल पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है तो किसी किस्म की कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता। दे कैन डीपली पेनिट्रेट इनटू द टारगेट न्यूक्लियाई और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ए इज द इंसिडेंट पार्टिकल, कैपिटल जेड इज द हैवी टारगेट न्यूक्लियस। ये यूरानियम होगा या यूरानियम के अलावा कोई और हैवी टारगेट न्यूक्लियस हो सकता है। जेड स्टार ये कंपाउंड न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है तो टारगेट न्यूक्लियस की शेप में चेंज आती है और ये उस इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के बाद एक नया कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। तो इसलिए इसको अनस्टेबल या एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस जेड स्टार के नाम से पहचाना जाता है। एक्स एंड वाई आर फिशन फ्रेगमेंट्स। ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं जो फिशन हैवी टारगेट न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने से बनती हैं, ये वो वाले हैं। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड फिशन फ्रेगमेंट। ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई होंगे। बी न्यूट्रॉन, बी इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन, कि ये न्यूट्रॉनों की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। सम टाइम 2 न्यूट्रॉन और सम टाइम 3 न्यूट्रॉन एमिट होती हैं, इसलिए इनकी तादाद जो है वो वेरी करती है। तो मैंने बी लिख दिया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम एक एग्जांपल नीचे मैंने लिखी है। ए इंसिडेंट पार्टिकल, अगर मैं ये न्यूट्रॉन लेता हूँ, न्यूट्रॉन याद रख लो, कौन सा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की मुख्तलिफ किस्में हैं, फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, एपीथर्मल न्यूट्रॉन। तो जो स्लो न्यूट्रॉन होता है इसे कहा जाता है थर्मल न्यूट्रॉन। अ न्यूट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो 0. इधर मैंने कहीं लिखी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख लो। ये वो काइनेटिक एनर्जी होगी जो गैस मॉलिक्यूल की रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो ये वाला न्यूट्रॉन जो है ये फिशन रिएक्शन करने में यूटिलाइज होगा। कहाँ? 235 आइसोटोप में। अगर 238 वाला यूज़ करोगे तो फिर इस न्यूट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस न्यूट्रॉन की एनर्जी जो कि थर्मल न्यूट्रॉन है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी स्मॉल एनर्जी है, यानी वेरी स्लो काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूट्रॉन 235 पे जाके फॉल करें तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? ये न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी टारगेट न्यूक्लियाई के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको देगा। न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और न्यूक्लियस की शेप में चेंज आना, उसकी कंपोजिशन में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें ए की जगह न्यूट्रॉन आ गया, Z टारगेट न्यूक्लियस की जगह U9235 और Z स्टार U92-236, ये Z स्टार बन गया। 236 मैंने कहा था ना ये कंपाउंड न्यूक्लियस है। और X और Y फिशन फ्रेगमेंट, तो X की जगह बेरियम 56144, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है। और दूसरा Y की जगह क्रिप्टॉन 3689 और B की जगह 3 न्यूट्रॉन और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस। तो ये एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है फिशन ऑफ U235 की। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो फिशन फ्रेगमेंट है X एंड Y, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने। ये सम टाइम मोलिब्डेनियम और जीनान वो भी बन सकते हैं। मोलिब्डेनियम और जीनान का जो फिशन रिएक्शन है वो भी आपके सामने आ रहा है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन 235
टारगेट न्यूक्लियाई पे फाल करे तो फिशन फ्रेगमेंट जो है बेरियम क्रिप्टॉन की जगह मोलिब्डेनियम या जीनान का भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो आप बहरहाल इसको मोस्ट कॉमन यूटिलाइज किया जाता है बेरियम क्रिप्टॉन वाला, आप ये भी देख सकते हैं। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये किस तरह हुई है, यानी यूरानियम का जो फिशन प्रोसेस है, फिशन ऑफ यूरानियम जो है, इसकी थ्योरेटिकल स्टडी को बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया बॉयर और वेलर ने 1938 में, व्हेन दे ट्रीटेड ए न्यूक्लियस एज ए चार्ज लिक्विड ड्रॉपलेट। यानी बॉयर और वेलर इस फिशन ऑफ यूरानियम के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि जब टारगेट न्यूक्लियस को क्या ट्रीट किया जाए, चार्ज स्फेरिकल ड्रॉपलेट। उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियस को हम वाटर ड्रॉपलेट से रिजम्बलेंस दे दें और कह दें कि ये चार्ज स्फेरिकल शेप का एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जब हैवी टारगेट न्यूक्लियस जो कि स्फेरिकल शेप का है, इस फिगर को देखें, इसमें इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन फॉल करता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो हैवी टारगेट न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब प्रोटॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो प्रोटॉनों के दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, डोमिनेंट रोल प्ले करेंगी ओवर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि न्यूक्लियस में दो किस्म की फोर्सेस के दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक कूलम रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन और दूसरा स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन। क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ये न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रॉन भी होती है, प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन भी है। तो ऑलरेडी हैवी टारगेट न्यूक्लियाई में कूलम रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स डोमिनेंट रोल प्ले करती है ओवर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब इंसिडेंट पार्टिकल आप टारगेट न्यूक्लियस जो कि स्फेरिकल शेप का है उस पर फॉल करेंगे तो न्यूक्लियर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो कूलम रिपल्शन फोर्स मज़ीद इंक्रीज़ होगी और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर ऑसिलेशन डेवलप हो जाती है, न्यूक्लियर ऑसिलेशन, और न्यूक्लियस की शेप में चेंज आती है। देखें स्फेरिकल सिमेट्री चेंज हो रही है एलिप्टिकल सिमेट्री में, ये जेड एक्सेस के अलांग भी शेप चेंज हो सकती है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अलांग भी शेप चेंज हो सकती है, ये याद रख लें। और इवेंचुअली न्यूक्लियस जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये देखें ये शेप मुकम्मल चेंज हुई और ये न्यूक्लियस टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में चेंज हो गया और साथ में 3 या 2 न्यूट्रॉन एमिट हुए। तो यहाँ पर ये जो दोबारा स्फेरिकल शेप आई है, ये जो सरफस पे न्यूक्लियन रह गए थे, सरफस के न्यूक्लियन और जो सेंटर पे न्यूक्लियन है, सेंटर वाले न्यूक्लियन सरफस के न्यूक्लियन को सरफस टेंशन इफेक्ट के तहत ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जस्ट लाइक वाटर ड्रॉपलेट इनवर्ड अट्रैक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की शेप दोबारा स्फेरिकल हमें मिल जाती है। तो इस तरह ये न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इस डिसइंटीग्रेशन में बेसिकली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व। अब वो 3 प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व हैं, गौर से देखें। इंसिडेंट पार्टिकल जब टारगेट न्यूक्लियस पे फाल होता है तो क्या करता है, टारगेट न्यूक्लियस इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल बाय टारगेट न्यूक्लियस, इंसिडेंट पार्टिकल का टारगेट न्यूक्लियस का इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर करना। सेकेंड प्रोसेस ये जो जेड स्टार था, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, दिस इज अ कंपाउंड न्यूक्लियस एलिप्टिकल शेप में। तीसरा प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इनटू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, कंपाउंड न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिके हो जाना इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में विद एमिशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 प्रोसेस हो गए न्यूक्लियर फिशन में। फिर सुने, कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल बाय टारगेट न्यूक्लियस, सेकेंड वन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, थर्ड वन disintegration of compound nucleus into fission fragments or intermediate nuclei with emission of large amount of energy. So these were the 3 processes involved in disintegration of uranium or fission of uranium. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये कितनी है और इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो स्टूडेंट
जो मास डेफिशिएंट अप्रोच है, मास डेफिशिएंट मेथड, इस मेथड को यूटिलाइज करके क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा कूलम एनर्जी मेथड भी है और बाइंडिंग एनर्जी मेथड भी है, जिसके तहत आप इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सिलेबस में मास डेफिशिएंट मेथड है, वो बहुत आसान है, वो मैं बता देता हूँ। यानी लेफ्ट साइड पे न्यूट्रॉन और टारगेट न्यूक्लियस की मासेस का सम करो, उसमें से राइट साइड पे बेरियम, क्रिप्टॉन और जो 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं, इन तीनों की मासेस का सम करो। तो राइट साइड का मास सम और लेफ्ट साइड का जो मास सम है, इनका डिफरेंस ले लो तो आपके पास डेल्टा एम टर्म मास डेफिशिएंट आएगी। और हम जानते हैं कि द एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मास डेफिशिएंट आएगी उसको 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड m1 कह दो, तो ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ यूरानियम। न्यूट्रॉन और यूरानियम का मास, तो इसे m1 कहेंगे। न्यूट्रॉन का मास 1.0087 और यूरानियम का मास 235.439। इन दोनों का सम करो तो m1 आता है 236.439 यूनिट। और राइट साइड पे इसी तरह m2 मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन, इन तीनों का सम करो, आप वैल्यूज खुद डाल लें तो m2 आता है 235.837। अब लेफ्ट साइड के मास में से राइट साइड के मास को माइनस कर लो, डेल्टा m मास डिफिशिएंट m1 माइनस m2 0.2153 यूनिट, तो मास डिफिशिएंट ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं द एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने यूनिट की क्या होगी, इसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट एनर्जी रिलीज पर फिशन विच इज इक्वल टू 200.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक न्यूक्लियस के एक्सप्लोजन की वजह से है। याद रख लो, एटम नेकेड आई में नहीं आ सकता, तो न्यूक्लियस एटम का हिस्सा है और न्यूक्लियस एटम से 10,000 टाइम्स स्मॉलर है अपने साइज वाइज, डायमीटर वाइज। तो एक ऐसी चीज़ जिसका फिजिकल वजूद ही नहीं है नेकेड आई के सामने, उसकी एक्सप्लोजन से डिसइंटीग्रेट होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर एक एनालॉजी दी गई है कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टेन इन गैसोलीन इंजन, इसकी कंबस्चन हो, यानी गैसोलीन इंजन जो होता है गाड़ी का, उसमें ऑक्टेन का एक मॉलिक्यूल वो कंबस्चन प्रोसेस में अगर वो फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज हो और उससे जो थर्मल एनर्जी रिलीज हो, वो एनर्जी एक यूरानियम न्यूक्लियस से रिलीज होने वाली एनर्जी से कंपेयर करें तो गैसोलीन इंजन के कंबस्चन में ऑक्टेन के मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 मिलियन टाइम कम होगी फिशन पर फिशन ऑफ यूरानियम के। यानी यूरानियम के एक न्यूक्लियस के फिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो गैसोलीन इंजन में ऑक्टेन मॉलिक्यूल की कंबस्चन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे 1 मिलियन टाइम ग्रेटर है। या गैसोलीन वाले एग्जांपल में आप यूं कह सकते हैं कि 1 मिलियन टाइम गैसोलीन के कंबस्चन से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है फिशन के मुकाबले में। या आप कह सकते हैं कि फिशन यूरानियम का न्यूक्लियस एक्सप्लोड हुआ, 1 यूरानियम न्यूक्लियस, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो ग्रेटर है 1 मिलियन टाइम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन बताया गया है। इसी तरह अगर आप यूरानियम की परसेंटेज को बढ़ाते जाओ, आप जानते हैं कि यूरानियम का मास नंबर 235 AMU है, इसको ग्राम में लिखे 235 ग्राम, विच कंटेन 6.02 10 पावर 23 एटम्स। 235 ग्राम, 6 के आगे 23 जीरो लगा दो, हम इमेजिन नहीं कर सकते कितने एटम्स हैं। अब 235 ग्राम कितना होगा, 500 ग्राम हाफ kg है, 250 ग्राम एक पाव होता है, ये उससे भी कम है। तो अगर मैं डबल कर देता हूँ, यानी 235 को ऑलमोस्ट में 500 ले लेता हूँ, तो ये तादाद डबल हो जाएगी, 10 पावर 23 नहीं 10 पावर 46 हो जाएंगे, 6 के आगे 46, 500 ग्राम हाफ kg यूरानियम। और अगर 1 kg लेता हूँ, 1 kg मीन 1000 ग्राम, तो 10 पावर 46 का नंबर डबल कर लो, वो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, 10 पावर 92। तो 6 के आगे 92 जीरो लगाओ, दिस इज 1 kg ऑफ यूरानियम। तो 1 kg ऑफ यूरानियम में नंबर ऑफ यूरानियम एटम्स या यूरानियम न्यूक्लियाई कितने आएंगे, 6 इंटू 10 पावर 92 और 94, मैंने कमो बेश कहा था।
तो अब अगर 1 kg ऑफ यूरानियम एक्सप्लोड कर दे तो उससे रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो इक्वल होगी 3000 टन ऑफ कोयल। यानी कोयल को अगर कंबस्शन प्रोसेस के तौर पे यूटिलाइज किया जाए, कंबस्शन ऑफ कोयल से कितना कोल? 3000 टन। एक टन 28 मन का होता है और एक मन 40 kg होता है। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, जिसको एक जगह पर एक लिटरेचर वाले ने लिखा है कि 1 kg ऑफ यूरानियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इक्वल है 10,000 टन ऑफ गन पाउडर। कि गन पाउडर, बारूद, 10,000 टन ऑफ गन पाउडर से रिलीज होने वाली एनर्जी 1 kg ऑफ यूरानियम की एनर्जी के इक्वलेंट है। इसलिए यूरानियम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से जो एटॉमिक बम बना है, अनकंट्रोल एटॉमिक बम एक्सप्लोजन, ये पूरे शहर को नहीं, पूरी एक कंट्री को, पूरी एक नेशन को तबाह कर सकता है। इससे इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर आप चेन रिएक्शन बनाना चाहते हैं यूरानियम से, यानी हमने तो एक यूरानियम न्यूक्लियस के एक्सप्लोजन की बात की है। जब आप एक सैंपल रखते हैं यूरानियम का, फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ यूरानियम, 1/2 kg ऑफ यूरानियम एज ए टारगेट मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज करते हैं इंसिडेंट पार्टिकल के सामने, और आप चाहते हैं कि एक यूरानियम न्यूक्लियस से जो 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं वो तीनों आगे फर्दर फिशन कर सके, यानी तीनों आगे फर्दर फिशन कर सके, तो तीनों के सामने टारगेट न्यूक्लियाई यूरानियम होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखें कि लेट्स सपोज ये एक यूरानियम न्यूक्लियस है और इसके ऊपर आप इंसिडेंट पार्टिकल फाल करती हो। ये यूरानियम न्यूक्लियस एक्सप्लोड होके डिसइंटीग्रेट होके बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है और 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, 1 2 3। अब अगर आपने चेन रिएक्शन बनाना है तो ये जो एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ है, 3 एमिट हुए हैं, इन तीनों में से ये वाला न्यूट्रॉन, इसके सामने भी यूरानियम एज ए टारगेट न्यूक्लियाई के तौर पे यूज़ होना चाहिए। ये इसको फिशन करेगा, उससे आगे 3 बनेंगे। दूसरे वाले के सामने भी यूरानियम होना चाहिए, ये इसको फिशन करेगा, उससे भी 3 बनेंगे। इसी तरह तीसरे वाला जो है उसके सामने भी रिक्वायर्ड मास ऑफ यूरानियम होना चाहिए ताकि फर्दर फिशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे और 3 मिले। अब ये 3 आगे फर्दर करेंगे तो इस तरह ये रिएक्शन मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो याद रख लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में या 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 10 पावर 95 to 98 यूरानियम न्यूक्लियाई एक्सप्लोड हो जाते हैं। 10 पावर 98 न्यूक्लियाई या 10 पावर 98 टारगेट न्यूक्लियस ऑफ यूरानियम 1 सेकेंड के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इतना फास्ट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को अगर कंट्रोल करना है आपने, तो इसके के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, एक मशीन चाहिए जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन इसमें मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ इस टर्म को समझना है कि अगर आप कंट्रोलेबल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मास यूरानियम का चाहिए हर न्यूट्रॉन के सामने रखने के लिए। इस डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मास का एक नाम है क्रिटिकल मास, जिसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है चेन रिएक्शन के लिए, अ मास ऑफ यूरानियम इन विच 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड फर्दर फिशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। यानी वो मास ऑफ यूरानियम जिसमें से कम एक न्यूट्रॉन, ऑल इमिटेड न्यूट्रॉन में से 3 न्यूट्रॉन पर फिशन एमिट हुए हैं, तो 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द इमिटेड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड फर्दर फिशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास। इसको क्रिटिकल मास कहते हैं। एंड द वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू क्रिटिकल मास ऑफ यूरानियम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इस मास के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। तो अगर मास क्रिटिकल मास से लेस है, यानी आपने इमिटेड न्यूट्रॉन के सामने ऐसा मास प्लेस कर दिया कि जिसकी डिजायर्ड वैल्यू क्रिटिकल मास से कम है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे सब क्रिटिकल रिएक्शन, सब क्रिटिकल फिशन विच इज क्विकली डाई ऑफ, जो फौरन ख़त्म हो जाएगी। यानी एक न्यूक्लियस एक्सप्लोड होगा, आपका डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मास अवेलेबल नहीं है ताकि फर्दर फिशन हो सके। इस पॉइंट को समझे, मैंने कहा कि 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं, तीनों में से कम एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर सके, तो इस मास ऑफ यूरानियम को क्या कहते हैं? क्रिटिकल मास। अगर आप ये अमाउंट अचीव करने में नाकाम रहे, आपका डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मास क्रिटिकल मास से कम है, तो इट मीन कॉन्टिन्यूस चेन रिएक्शन नहीं बनेगा। इस किस्म के रिएक्शन को कहेंगे सब क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रिएक्शन क्विकली डाई ऑफ हो जाएगा। और अगर
डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मास क्रिटिकल मास से ग्रेटर है, यानी आपने ज्यादा मास प्लेस कर दिया है, तो अब कंटिन्यूस चेन रिएक्शन तो क्या, वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन डेवलप होगा, उसे कहेंगे सुपर क्रिटिकल रिएक्शन, और ये अनकंट्रोल्ड होगा। यानी एटॉमिक बॉम्ब में जिसमें न्यूक्लियर फिशन को एक डिजायर्ड अमाउंट में, एक यानी ह्यूज अमाउंट में यूरानियम को एज ए फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है और इंसिडेंट पार्टिकल फॉल कर देते हैं, तो फिर वो रिएक्शन इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, अनकंट्रोल होता है। इसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल रिएक्शन। तो इसमें जो मास ऑफ यूरानियम इंसिडेंट पार्टिकल के सामने रखी गई है वो क्रिटिकल मास से ग्रेटर अमाउंट में रखी गई है, तो इसे सुपर क्रिटिकल रिएक्शन या अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो कंट्रोल वाला कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट वन मैंने कहा है कि जो 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं उनमें से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन कर सके, तो वो जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मास आपने प्लेस किया है न्यूट्रॉनों के सामने, उससे क्रिटिकल मास कहते हैं। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे कहते हैं कंट्रोलेबल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये कंट्रोल होगा, उसको हम लोग पावर प्रोडक्शन के लिए, जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में उस वक्त हम क्रिटिकल मास जो है वो प्लेस करते हैं। तो इस तरह रिएक्शन कंट्रोल में रहता है और न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है सो मेनी पर्पस में। अब ये तो चेन रिएक्शन की कहानी होगी। अब इसके अलावा स्टूडेंट याद रख लें कि ये जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये हिस्ट्री में जो 3-4 साइंटिस्ट काम कर रहे थे और वो फिशन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करने में नाकाम थे, उसमें मेन प्रोसेस क्या था कि एनरिचमेंट प्रोसेस ऑफ यूरानियम। एनरिचमेंट प्रोसेस ऑफ यूरानियम में हमने तीनों आइसोटोप में से U-235 की परसेंटेज को इंक्रीज़ किया। परसेंटेज को इंक्रीज़ सेंट्रीफ्यूग मेथड के ज़रिए किया गया, फिर उस पर स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन फॉल किया और हाईली एक्सप्लोजिवेबल न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 238 है जिसकी नेचुरल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है 99.3, इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए या हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन चाहिए। तो अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं 238 को टारगेट मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज करें, तो हमें एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देनी पड़ेगी न्यूट्रॉन को। यानी न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 238 जो है ये डिसइंटीग्रेट होगा, ये एक्सप्लोड हो जाएगा। इसी तरह प्लूटोनियम भी एक्सप्लोड होगा, यानी सेकंड चार्ज यूरानियम के अलावा प्लूटोनियम की भी है, जिससे हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। तो इस तरह लास्ट में डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ कि फिशन रिएक्शन क्या था, अ प्रोसेस in which heavy nuclei disintegrate into 2 intermediate nuclei with the emission of energy is called nuclear fission reaction। हमने जो पढ़ा है ये था थर्मल फिशन। इसके अलावा याद रख लें फास्ट फिशन भी है और फोटो फिशन भी है। फोटो फिशन से मुराद ये है कि गैमा रे फोटॉन जब यूज़ किया है। चार्ज पार्टिकल फिशन भी है, जिसमें आप लोग कोई इंसिडेंट पार्टिकल चार्ज नेचर वाला यूज़ करती हो तो वो चार्ज पार्टिकल फिशन होगी। लेकिन हमने थर्मल फिशन, जिसमें थर्मल काइनेटिक एनर्जी वाला स्लो न्यूट्रॉन यूटिलाइज करके फिशन रिएक्शन को अचीव किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिशन।